नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शाहरुख कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका गांधी का उदय। तो गांधी के उदय के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका महात्मा गांधी का उससे पहले जो कल पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम नेता थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता के आजादी के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम नेता थे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। जब भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष का नेतृत्व किया। तो आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता को आजादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे और दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में जुट गए। तो गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे और दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में जुट गए। उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण बिहार में की, जहां एक गरीब किसानों को निलहो जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए लड़े थे। तो उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण बिहार से की, जहां ये गरीब किसानों को निलहो जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए लड़े थे, ठीक है। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु शुरू किए गए 3 कठिया प्रथा कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती हेतु बाध्यता से ग्रस्त थे और वहां उन्हें चंपारण छोड़े जाने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना। तो बिहार के एक नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु शुरू किए गए 3 कठिया प्रथा कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती हेतु बाध्यता से ग्रस्त और वहां उन्हें चंपारण छोड़े जाने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना। उन्होंने नीलहो के अत्याचारों की जांच के लिए उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। तो उन्होंने नीलहो के अत्याचारों की जांच करने के लिए और उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद से कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद से कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे तथा खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। तो अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे तथा खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों में कुशल नेतृत्व के पश्चात गांधी जी भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता हो गए। तो इन आंदोलनों के में जो है कुशल नेतृत्व के पश्चात गांधी जी भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता हो गए। गांधी जी ने जनता में निर्भयता की भावना पैदा की। तो गांधी जी ने जनता में निर्भयता की भावना पैदा की तथा जेल, लाठी और गोली सहित सभी प्रकार के दमन को सहने की इच्छा शक्ति इनमें जो है जागृत की। तो गांधी जी ने जनता में निर्भयता की भावना पैदा की तथा जेल, लाठी और गोली सहित सभी प्रकार के दमन को सहने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत की। उनके नेतृत्व में लोगों ने कानूनों की खुलेआम अवहेलना की और कचहरियों एवं दफ्तरों का बहिष्कार किया। तो उनके नेतृत्व में लोगों ने कानूनों की खुलेआम अवहेलना की और कचहरियों एवं दफ्तरों का विकास किया। लोगों ने करों की अदायगी नहीं की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कारोबार नष्ट कर दिए तथा विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए। गांधी जी द्वारा किए गए समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया। उन्होंने अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दिया, ठीक है। उन दिनों लाखों निम्न जातीय भारतीय अपमान का निष्कृष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि उच्च जातियों के लोग उन्हें अछूत समझते थे। यह गांधी जी का एक महान योगदान है कि उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष किया और उनके लिए तथाकथित अछूत हरिजन थे। उनके आश्रमों में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे अनेक ऐसे काम करते थे जिन्हें उच्च जाति के हिंदू अछूत का काम समझते थे। गांधी जी ने गांवों के लोगों की हालत सुधारने के भी प्रयत्न किए। उनका मत था कि जब तक गांव में रहने वाली लगभग 80% जनता के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा, तब तक
यह भारत प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने गांव में छोटे उद्योग स्थापित करने का प्रयास किए तथा खादी का प्रचार किया ताकि वे आत्मनिर्भर एवं स्वायत्त इकाई बन सके। प्रत्येक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। तो प्रत्येक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। चरखा ग्रामोद्योग के महत्व का प्रतीक बन गया, जिसके बाद चरखा कांग्रेस के झंडे का अंग बन गया। तो प्रत्येक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। चरखा ग्रामोद्योग के महत्व का प्रतीक बन गया और इसके बाद चरखा कांग्रेस के झंडे का अंग बन गया। गांधी जी ने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया क्योंकि यह हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे। तो गांधी जी ने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के एकता के समर्थक थे। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति क्या थी? तो भारतीय नेताओं का विश्वास था कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज मिल जाएगा। तो भारतीय नेताओं को विश्वास था कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज मिल जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और राज्यसभा बनाए गए थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन किए और इन परिवर्तनों के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और राज्यसभा बनाए गए। इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। तो इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, परंतु इन दोनों केंद्रीय सदनों के अधिकारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, परंतु इन दोनों केंद्रीय सदनों के अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो मंत्रियों की तरह थे, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो मंत्रियों की तरह थे, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। प्रांतों में चलाई गई दोहरी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें व्यापक अधिकार दिए गए थे। तो प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। प्रांतों में चलाई गई दोहरी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें व्यापक अधिकार दिए गए थे। शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे कुछ विभाग ऐसे मंत्रियों को सौंपे गए जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे कुछ विभाग ऐसे मंत्रियों को सौंपे गए जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। वित्त और पुलिस जैसे ज्यादा महत्व के विभाग गवर्नर के नियंत्रण में रहे। तो वित्त और पुलिस जैसे ज्यादा महत्व के विभाग गवर्नर के नियंत्रण में रहे। मंत्री तथा गवर्नर जनरल प्रांत के किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। तो शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे कुछ विभाग ऐसे मंत्रियों को सौंपे गए जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। वित्त और पुलिस जैसे ज्यादा महत्व के विभाग गवर्नर के नियंत्रण में रहे। मंत्री तथा गवर्नर जनरल प्रांत के किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। सभी महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल और उसका कार्यकारिणी परिषद के पास थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारतीय जनता के प्रति। तो सभी महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारतीय जनता के प्रति। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने स्वराज प्राप्ति की। तो विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद लोगों ने स्वराज प्राप्ति की उम्मीद की थी, वह उपयुक्त जो है परिवर्तनों से निराशा में बदल गई। ठीक है, संपूर्ण देश में व्यापक असंतोष फैल गया जिसके दमन के लिए सरकार ने नए तरीके अपनाए। तो संपूर्ण देश में व्यापक असंतोष फैल गया जिसके दमन के लिए सरकार ने नए तरीके अपनाए थे। नेक्स्ट आपका रॉलेट एक्ट जो कि आपका 1919 ईस्वी में आया। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। तो भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। तो भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनाई थी, रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी। तो रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, इस समिति इनके गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं तथा इन प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार का कानून की आवश्यकता है। तो इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार की कानून की आवश्यकता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। तो रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण था यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। और समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडलों में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए
जिनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, वो 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। ठीक है, तो समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयक लाए गए, और जिनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, वो 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। ठीक है, तो क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया था। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी, और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कभी कहा गया है। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है, और इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा था, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है, वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो इस्तीफे में कहा था, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है, वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल डाल देने का अधिकार था। तो इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार था। गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे, अब उन्होंने देशव्यापी विरोध करने का कहा। तो गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे, अब उन्होंने देशव्यापी विरोध करने को कहा। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में बनाया गया। तो आपका जो है संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें हुई, सारे देश के व्यापार की गति धीमी पड़ गई। तो देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें हुई, और सारे देश में व्यापार की गति धीमी पड़ गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसे व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था। तो भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसे व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था। सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया, कई जगहों पर लाठी एवं गोली का सहारा लिया गया। तो सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया, कई जगहों पर लाठी एवं गोली का सहारा लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। तो 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए, और 10 अप्रैल 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा एकत्र हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित था। ऐसे छोटा सा पार्क है जो 3 और ऊंची दीवार से घिरा था, और केवल एक छोटी गली से पार्क में जाने का रास्ता है। तो 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए, और 13 अप्रैल 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा एकत्र हुई। और जलियांवाला बाग अमृतसर में एक छोटा सा पार्क है जो 3 और ऊंची दीवार से घिरा है, और केवल एक छोटी सी गली से पार्क में जाने का रास्ता था। ठीक है, यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों ने भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वाले की संख्या मात्र 379 बताई गई थी। दीनबंधु एफ ने इस हत्याकांड को सीएफ ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की हत्या कहा। डायर ने शांत के साथ कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। तो दीनबंधु एफ ने इसका हत्याकांड को जानबूझकर की हत्या कहा। डायर ने शांत के साथ कहा था लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। उसे इस घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं था। वह इंग्लैंड चला गया, जहां कुछ अंग्रेजों ने उनका सम्मान करने के लिए पैसे एकत्र किए। एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा। तो एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने एक पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। तो हंटर कमीशन की एक रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक
समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबी और इमर जयकर आदि शामिल थे। तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबी और इमर जयकर आदि शामिल थे। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जो है गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता का रोष बढ़ गया, जिसमें सरकार के दमन में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया, अखबार बंद कर दिए गए तथा उनके संपादकों को जेल में डाल दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। दमन का एक ऐसा भयंकर दौर चला जैसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का कुचल देने का प्रचार चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ और जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़ियामार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते हुए पोस्टर चिपका देते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़ियामार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते हुए पोस्टर चिपकाते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे आपका खिलाफत आंदोलन से। ठीक है। तो आज के लिए आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।